हेलो साइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई मस्त जारी होगी। और आज हम लोग सफलता के इस सीरीज में लेके आए हैं एक नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है? शरीर, द्रव्य एवं परिसंचरण परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यहाँ, और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे तो एकदम मस्त मगन हो जाइए। और शुरुआत करते हैं परिसंचरण तंत्र की। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम परिसंचरण की बात करेंगे या द्रव्य की बात करेंगे तो परिसंचरण का मतलब ही होता है क्या? परिसंचरण का मतलब होता है किसी एक चीज को, मान लीजिए कोई ए है आइटम, उसे यहां तक ले जाना, यही तो परिसंचरण होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे देखते होगे उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट निगम देखते होगे, तमाम चीजें देखते होगे आप, बिहार ट्रांसपोर्ट निगम देखते होगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे बसें ही चल रही हैं तो क्या करती हैं, हम बसों में बैठते हैं और बस में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पोषक पदार्थ हैं। जैसे पाचन चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने कहा था क्या कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें हम भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं दोस्त, भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्टली पाचन हमने किया कहां था? इंटेस्टाइन में किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन हमने पाचित किया था, अवशोषित किया था, उसकी जरूरत तो हमारे दिमाग में भी है, हमारे हाथ में भी है, हमारे पैर में भी है। तो कहीं ना कहीं वो पाचित भोजन जो है, जो अवशोषित किया था हमने, उसको हम ट्रांसपोर्ट करके इन जगहों पे भेजते भी तो होंगे कि भैया लो, तुम्हें भी एनर्जी की जरूरत है तो तुम भी खाना ले लो। तो हर कोशिकाओं तक इंश्योर होता होगा कि जहां भी एनर्जी की जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाए, यानी ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जब हम पढ़ेंगे कभी आगे के चैप्टर में तो हमारे यहां हार्मोन्स पाए जाते हैं। हमारे यहां ग्रंथियां दो तरह की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिर्स्रावी ग्रंथियां, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी वो हार्मोन बनाती हैं, उस हार्मोन को रक्त के तहत अपने टारगेट आर्गन तक भेजती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा रक्त होगा उसमें हार्मोन्स भी होंगी, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल भी होगा जिसको हमने अवशोषित किया था, प्लस क्या होगा दोस्त, तो हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं। और उपापचयी जब क्रियाएं होती हैं तो भाई उपापचयी क्रियाओं का जो वेस्ट मटेरियल वो भी निकलता है। भैया हम उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जाते होंगे बाहर निकालने के लिए। और तो और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे द्रव्य पाए जाते हैं, कुछ ऐसे द्रव्य पाए जाते हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन में यानी इस परिवहन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्लियर है? तो इसी पार्ट को, इसी बात को हम समझने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट यानी बॉडी के वो कौन से फ्लूइड हैं या उनके सर्कुलेशन से क्या फायदा हो रहा है। क्लियर? यस या नो? चलें, चलिए। तो अगर हम देखें तो महत्व देखें भैया, महत्व हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि पदार्थों को बनने वाले स्थान से जरूरत वाले स्थान तक आवागमन, यह कार्य द्रव्य जैसे रक्त हो गया और लिम्फ हो गया, इसके द्वारा पूरा किया जाता है। बहुत सही, इतनी बातें तो सर ने बता दी, कोई टेंशन की बात नहीं। पदार्थ जिनके आवागमन या संचरण की आवश्यकता होती है, जैसे क्या हो गया, पोषक पदार्थ, गैसें हो गई, उपापचयी अपशिष्ट हो गया, हार्मोन हो गया और एंटीबॉडीज हो गई। इसकी बात हमने कर ली, बात कर ली, समझा भी दिया कि क्यों जरूरत है। तो भैया जो हमने पचाया था उसे और भी तो आर्गन्स तक या अंग तक भेजना है। किसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही खाना हम डिलीवर करेंगे, प्लस जो हार्मोन रिलीज हुआ उसे वहां पहुंचाएंगे। तो ऐसे करके हमारे शरीर में दो तरह के द्रव्य पाए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं रक्त और दूसरे को बोलते हैं क्या, लिम्फ। और ये दोनों क्या होते हैं, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ परिवहन होना है पदार्थों का, उसे हम अच्छे तरीके से जहां पे जाना हो परिवहन परिवहन करें उसका। तो जब बात करेंगे हम, तो जो रक्त या लसीका की बात करें या लिम्फ की बात करें, पहले हम दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। जब भी हम रक्त की या लिम्फ की बात करते हैं तो जब हम टिश्यू पढ़ते हैं यानी ऊतक पढ़ते हैं तो रक्त को या लिम्फ को हम संयोगी ऊतक के अंदर पढ़ते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रखते हैं। पहले इसका मतलब समझ लेंगे हम, किस में रखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रखते हैं इसे। भैया कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब क्या है, संयोगी ऊतक।
और जब भी हम इसका उदाहरण देते हैं संयोगी उत्तक का या डिफिनीशन देते हैं, तो पहले हम डिफिनीशन समझ लें कि परिभाषा क्या होती है संयोगी उत्तक की। तो ऐसा कोई युतक यानी ऐसा कोई टिश्यू जो हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ के रखता है और उनका स्थान भी चेंज परिवर्तित नहीं होने देता। द टिश्यू विच कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स टुगेदर विदाउट डिस्प्लेसिंग देयर प्लेस। ठीक है, यानी हमारा जो हार्ट है हमारे किडनी से अटैचमेंट में है, संपर्क में है, लेकिन ऐसे संपर्क में नहीं है कि जाके कहता होगा कि अरे किडनी साहब आज क्या माहौल है आपका, या किडनी हार्ट के पास आके बात नहीं करती है, फिर भी एक दूसरे से क्या है कनेक्शन में है। यानी हम संयोगी उत्तक हम उन उत्तक को कहते हैं जो हमारे शरीर के सभी अंगों को लगभग जोड़ के रखे हुए हैं, लेकिन उन अंगों का स्थान भी चेंज नहीं होने देते, वो खुद ही उनको कनेक्शन में रखे हुए हैं, उनको हम कहते हैं संयोगी उत्तक। तो जो द्रव्य संयोगी उत्तक का उदाहरण होता है हमारे यहां क्या होता है, रक्त होता है और लिम्फ होता है, लसीका होता है। ठीक है, ये अधात्री और तरल यानी फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं इसमें। लेकिन अगर हम बात करें आगे बढ़े इसी के बारे में, तो रक्त के स्टडी को यानी कोई साइंस की ऐसी ब्रांच जो रक्त की स्टडी करती हो, ब्लड की स्टडी करती हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्त, हिमेटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड, उसे क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। क्लियर। फिर हम बात करें कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस। ये सब छोटे मोटे टर्म्स हैं, लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना है किसके बारे में भाई, हमें पढ़ना है रक्त के बारे में और लसीका के बारे में। रक्त के बारे में और लसीका के बारे में पढ़ना है। चलिए तो हम धीरे धीरे करके एक एक के बारे में, सबके बारे में जानते हैं। अब हम पहले बात करेंगे रक्त की। तो पहले कुछ चीजें हैं जो आप बहुत बचपन से ही जान रहे हैं कि भैया रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, कलर जो है लाल होता है, क्योंकि नाना पाटेकर ने ही बताया था हमसे। ठीक है, और शारीरिक भार का लगभग 7 से 8% हिस्सा जो है हमारा रक्त बनाता है। एक सामान्य पुरुष की बात करें तो उसमें 5 से लेके 6 लीटर क्या है, रक्त पाया जाता है। एक सामान्य पुरुष की बात करेंगे तो 5 से लेके 6 लीटर तक क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। स्त्रियों में थोड़ा कम पाया जाता है। क्यों भैया, ऐसा मत सोचना उनमें खून की कमी है, ना भैया खून की कमी नहीं है। हमने क्या कहा, बॉडी वेट से 7 से 8% ही होता है, तो भैया वजन में आपकी तरह तो होते ना है, तो वजन इनका कम होता है तो परसेंटेज भी तो कम होगा, तो वजन भी तो, ब्लड की मात्रा भी तो कम होगी। ठीक है, रक्त एक आभासी संयोगी उत्तक है, रक्त की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। रक्त आधात्री तंत्र रेशे विहीन होते हैं। रक्त के आधात्री मैट्रिक्स का संश्लेषण रक्त कोशिकाओं द्वारा नहीं किया जाता। चलिए हम रक्त के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला ब्लड, हमने क्या बोला, ब्लड। चलिए हम बोल दें रक्त, बोल दें, हाँ क्या बोल दें दोस्त, रक्त बोल दें। तो रक्त जो हम पढ़ते हैं, देखें अगर बेसिक सी बात है, अगर हम समझने की कोशिश करें कि रक्त होता क्या है, तो रक्त 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी भैया, एक तो हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। और दूसरा क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती है। अच्छी बात, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, अच्छी बात है। चलिए अब प्लाज्मा देखेंगे तो ये प्लाज्मा जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव्य नेचर में होता है। ये प्लाज्मा जो है 55% यानी 55% हिस्सा बनाता है हमारे रक्त के टोटल वॉल्यूम का, 55%। और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो बनाती हैं कितना, 45%। क्या बनाती हैं, 45%। ठीक है, इन रक्त कणिकाओं में देखें अगर हम, तो कौन कौन सी कणिकाएं हैं भैया, तो कौन कौन सी कणिकाएं हैं नाम जान लें तो हम पढ़ते क्या हैं, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। और कौन सी, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। फिर क्या है भैया, फिर हमारे पास प्लेटलेट्स या बिंबाणु होते हैं, बिंबाणु, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो हमारे पास 3 तरह की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो 45% हिस्सा बनाती हैं हमारे रक्त का, और 55% में क्या होता है भैया, प्लाज्मा होता है। इसी बात को हम जानने वाले हैं। तो हम देखेंगे रक्त का अगर संगठन देखें, रक्त को देखें तो रक्त तो लाल रंग का होगा,
लाल रंग का होगा पीएच 7.4 होगा, और हमने क्या बोला कि जो प्लाज्मा होगा वो कितना होगा भैया, 55% होगा। इस प्लाज्मा में भी देखें, रक्त के प्लाज्मा में भी जिक्र करें क्या होगा, तो भैया 90% लगभग क्या होगा, पानी होगा। 90% क्या होगा, पानी होगा। उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्बुमिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया, और फाइब्रिनोजन पाया जाएगा। ठीक है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। और क्या होगा भैया, तो प्लाज्मा के थ्रू ही तो हम डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ले जा रहे होंगे, यानी अवशोषित जो भोजन होगा। पहली बात, जो हार्मोन हम ले जा रहे होंगे तो रक्त के थ्रू ही तो ले जा रहे होंगे, तो पाया तो प्लाज्मा में ही जाएगा, तो प्लाज्मा में वो भी होगा। उपापचयी जो अपशिष्ट पदार्थ था वो भी तो हम प्लाज्मा के थ्रू ही लेके जा रहे होंगे, तो उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ भी होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइट तो होंगे, उपापचयी पोषक पदार्थ भी होगा, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ भी होगा, और हार्मोन्स भी होंगे इसी प्लाज्मा में। यानी अगर हम प्लाज्मा की बात करें जो कि 55% हिस्सा बना रहा है हमारे रक्त का, इस 55% हिस्से में 90% हिस्सा किसका है, जल का है। 90% के बाद देखें तो कुछ हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन्स का है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन में क्या है, एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, और हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है। फिर हम बात करें प्रोटीन के अलावा, अगर हम बात करें कि उसी प्लाज्मा में क्या होगा, तो भैया उपापचयी जो हमारे पास अपशिष्ट है वो भी होगा, उपापचयी जो पोषक पदार्थ है वो भी होगा, हार्मोन्स भी होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे। ये तो 55% हिस्से की बात हो गई, यानी यहां तक की बात कर ली हमने। फिर हम बात कर रहे हैं 45% जो हिस्सा बनता है, उसमें क्या होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। क्लियर है, रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनमें देखें, यानी 45% हिस्सा जो हमारे पास बचा रक्त कणिकाओं का, उसमें भी देखें तो 98 से 99% पार्ट जो है कौन बनाता है भैया, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट बनाती है। उस 45% का 98 से 99% पार्ट कौन बनाता है भैया, लाल रक्त कणिकाएं। 1 से 2% जो पार्ट है उसे हम कहते हैं क्या, फॉर्मिंग एलिमेंट या गठित तत्व। जो 45% का 1 से 2% हिस्सा होता है उसे फॉर्मिंग एलिमेंट या गठित तत्व कहते हैं। उसमें हमारी पाई जाती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु। श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु यानी WBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। यानी रक्त कणिकाओं का जो 45% था उसमें भी देखें तो 45% का 98 से 99% हिस्सा हमारी लाल रुधिर कणिकाएं बनाती हैं, और उसी 45% का 1 से 2% हिस्सा हमारे गठित तत्व यानी फॉर्मिंग एलिमेंट बनाते हैं। और फॉर्मिंग एलिमेंट में हम किसको रखते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं को और बिंबाणु को, यानी प्लेटलेट्स और WBC को। भाई बात तो बहुत पते की हो गई कि ये तो ब्लड का कंपोजिशन हो गया। अब थोड़ा हम जानेंगे सबके बारे में। तो पहले हम आरबीसी के बारे में जान लें, यानी लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में जान लें, और बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी। लाल रुधिर कणिकाएं, जैसे हम बचपन में जब पढ़ते हैं, बहुत छोटे होते हैं तो पढ़ते हैं क्या कि हमारे खून का रंग लाल होता है। तो हमें बताया जाता है कि हमारे खून में आरबीसी पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि हमारे जो आरबीसी होती है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है कि वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में यानी परिवहन में मदद करता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। चलिए देखते हैं, लेकिन मैं आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की बातें जो जनरल है वो आपको पता होंगी। जब आरबीसी जो होती है हमारी डिस्क शेप या कॉनकेव शेप की होती है, जो इनिशियली यानी हमारी आरबीसी जब पहले बनती है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जब मेच्योर होती है, यानी जब मेच्योर होती है आरबीसी, तो उससे न्यूक्लियस या ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है हटा लिए जाते हैं। क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता होगा, नहीं तो ऑक्सीजन लेके अगर जाती है हमारी आरबीसी तो उसी का माइटोकॉन्ड्रिया उसका इस्तेमाल कर लेता। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, बाई कॉनकेव शेप की होती है, द्विअवतलीय होती है, बाई कॉनकेव शेप की होती है, ये भी जानते होंगे आप। इनके सेंटर पे हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके सेल टू सेल को कन्वे करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है, तो कुछ बातें जान लेते हैं। इनकी संख्या अगर हम देखें तो लगभग 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अगर हम लाइफ स्पैन देखें इनकी कि जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। जो हमारा स्प्लीन होता है उसे हम कहते हैं क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। चलिए देख लेते हैं अब। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाएं यानी रक्त के सभी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा। स्तनधारियों में जो परिपक्व आरबीसी होती है वो डिस्क शेप या उभयोत्तल यानी कॉनकेव होती है।
अनुप्रस्थ काट में गोल तथा केंद्रक विहीन होती है। फिर हम बात करें आरबीसी की उभयतल संरचना का कारण सतही क्षेत्रफल का बढ़ना है, क्योंकि जितना ही उभयतल होगा या जितना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि बाइंडिंग बढ़ जाएगी। आरबीसी की गणना की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, परसेंटेज के हिसाब से बात हो रही थी। हमने देखा था कि मेल में ज्यादा रक्त पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है, इसलिए आरबीसी काउंट मेल में ज्यादा होगा और फीमेल में थोड़ा कम होगा। फिर भी हम बात करें तो पुरुष में लगभग देखें तो 5 से लेके 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर होता है क्यूब। स्त्री में देखें तो 4.5 से 5 तक होता है। नवजात शिशु में आरबीसी की संख्या और ज्यादा होती है, 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। अपने जब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 2 वीक होता है, 2 हफ्ते तक मान के चलिए, 10 से 14 दिन मान लीजिए। जो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, सिंपल सी बात अगर हम बोले तो इनकी जो संख्या देखें तो 8,000 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, 8,000 से 11,000। अब जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो अगर हम देखें इन्हें, अगर हम डब्ल्यूबीसी लेके और देखें तो डब्ल्यूबीसी 2 तरह की दिखाई देंगी हमें हमारे रक्त में। कुछ डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कणिकाएं दिखाई देंगी, तो उन्हें हम कणिकामय ल्यूकोसाइट कहते हैं या कणिकामय श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं। और कुछ के जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है उसमें कोई कणिका नहीं दिखाई देती है, तो हम उसे बोलते हैं अकणिकामय। लेकिन फिर भी बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई कलरिंग पिगमेंट नहीं होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को हम लाल रुधिर कहते थे क्योंकि उनका कलर लाल होता था, हीमोग्लोबिन के होने की वजह से। यहां पे कोई ऐसा हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है, इसलिए लाल रंग की नहीं होंगी। क्लियर है? तो टीएलसी और डीएलसी 2 बातें आएंगी, लेकिन पहले हम समझ लें डब्ल्यूबीसी की। जब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें, अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो श्वेत रक्त कणिकाओं को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। कौन कौन सी भैया? तो एक को बोलते हैं कणिका विहीन या और दूसरे को बोलते हैं कणिकामयी। कणिकामयी या युक्त बोल लें, और दूसरा कणिका विहीन। दूसरा क्या है? कणिका विहीन। यानी 2 तरह के डब्ल्यूबीसी हमारे हैं। अगर हम उनके कोशिका द्रव्य में देखें यानी साइटोप्लाज्म में देखें तो जिसके यहाँ कणिका पाया जाएगा उसे कणिका युक्त कहेंगे, और जिसके यहाँ कणिका नहीं पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कणिका विहीन कहेंगे। अब कणिका युक्त की बात करें तो कणिका युक्त में देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं भैया, तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और कौन सा होता है भैया? बेसोफिल, बेसोफिल, और कौन होता है भाई? तो इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। बात समझ में आ गई? तो इयोसिनोफिल यानी ये 3 जो होती हैं वो हमारी कणिका विहीन कणिकामय होती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में देखेंगे तो कणिकाएं दिखाई देंगी। फिर कणिका विहीन की बात करें यानी जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं दिखाई देंगी, वो होगा हमारा लिम्फोसाइट। क्या होगा? लिम्फोसाइट। और दूसरा होगा हमारा क्या? मोनोसाइट। दूसरा क्या होगा? मोनोसाइट। यानी 5 तरह का क्या होता है हमारे यहां डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। 5 तरह के नाम हैं। अच्छा, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, और डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं इनिशियली शुरू में बोलते हैं कि आप 2 टेस्ट करा के आओ बेटा। कौन कौन सा? तो एक बोलते हैं टीएलसी और दूसरा बोलते हैं डीएलसी। टीएलसी बोले तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डीएलसी बोले तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जैसे कि हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि इनके पास कोई कलरिंग पिगमेंट नहीं होता। तो जो हमारा जो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, डिफेंस बनाती हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे घर पे अटैक होगा तो हम डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। यानी हम किसी इन्फेक्शियस स्टेट में रहेंगे, अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो सिंपल सी बात है हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती होगी।
क्लियर सी बात है। तो जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आप टीएलसी टेस्ट कराओ, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो देखना चाहता है कि क्या श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर श्वेत रुधिर कणिकाओं के नंबर में इजाफा हुआ है तो डेफिनेट सी बात है यू आर फेसिंग एन इन्फेक्शियस कंडीशन, आप किसी इन्फेक्शियस स्टेट को फेस कर रहे हो, आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। क्लियर। चलिए फिर दूसरा टेस्ट लिखा होता है डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलने का मतलब यह है कि चलिए डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में भी कौन से डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी है? न्यूट्रोफिल की बढ़ी है, बेसोफिल की बढ़ी है, इयोसिनोफिल की बढ़ी है, लिम्फोसाइट की बढ़ी है या मोनोसाइट की बढ़ी है? ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी इन पांचों की संख्या में जब इजाफा होगा दोस्त तभी तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में इजाफा होगा। अब हो सकता हो पांचों में कोई ज्यादा बढ़ गया हो एक, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में किसकी संख्या ज्यादा बढ़ी है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें किस तरह का इंफेक्शन हमारे बॉडी में है। आपके एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे मान लो किसी में क्या करें, इयोसिनोफिल का संख्या बढ़ गया, नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, तो हमारे जो इयोसिनोफिल होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, एलर्जिक रिस्पांस के लिए होता है। यानी सिंपल सी बात है, हमारे शरीर में कोई एलर्जी गया है, एलर्जेंस गया है, जो हमें एलर्जिक रिस्पांस के लिए हमारे यहाँ इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ी हुई है। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, यानी बात ये हो गई। चलिए देखते हैं इसका मतलब। अब तो हमारे यहाँ जो देखें तो केंद्रक के आधार पर, कोशिका द्रव्य की प्रकृति के आधार पर हम डब्ल्यूबीसी को दो हिस्सों में बांट दिए। चलिए बांट भी दिया, कणिकामय और अकणिकामय। ठीक है, कणिकामय में हमने देखा किसको? एसिडोफिल यानी इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का जिक्र किया। फिर अकणिकामय में हमने जिक्र किया किसका? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का। हमारे यहाँ दो तरह की अकणिकामय हो गई, यानी इनके साइटोप्लाज्म में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस के बाद। न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, लेकिन कणिकाएं भी दिखाई दे रही होंगी, देखिए ऐसे दिखाई दे रही हैं। और न्यूक्लियस भी फील करिए, इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाद देखिए ऐसी ऐसी कणिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो हमारा एसिडोसिनोफिल या इयोसिनोफिल हो गया। फिर हमारे यहां बेसोफिल दिख रहे होंगे ऐसे, और ये देखिए कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। फिर हमारे यहाँ क्या हो गया? न्यूट्रोफिल हो गया, जिसे पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट बोलते हैं। वहां मोनोसाइट हो गया, और लिम्फोसाइट देखिए इसमें कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती इनके साइटोप्लाज्म में। तो थोड़ा इनका फंक्शन देख लें, क्या देख लें? काम देख लें। तो भैया पहले तो ये जान लें कि होती कितनी है। नॉर्मल अगर हम देखें तो नॉर्मली देखना चाहिए इनको, तो ये तो हमने देख लिया इनका, ए मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। फिर हम देख रहे हैं कणिका युक्त कौन सा है, कणिकामयी कौन सा है। तो हम देखें अगर लक्षण और इनका क्या है, सबका लक्षण और कार्य क्या है और देखने में कैसे होते हैं। तो लक्षण की बात करें, एसिडोफिल की बात करें यानी इयोसिनोफिल की बात करें, तो इनका केंद्रक का आकार जो होता है बाई लोब्ड होता है। देखिए दो लोब दिखाई दे रहा होगा केंद्रक में इनके, ऐसे क्लियर होगा इमेज आपको। और सिंपल सी बात है, हम बोल रहे हैं क्या है, कणिकामयी है, तो इनके साइटोप्लाज्म में ऐसे कणिकाएं भी दिखा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी। बाई लोब्ड होता है इनका केंद्रक, दो लोब से बना होता है। और इनका काम क्या होता है देखें एसिडोफिल का, तो शरीर को एलर्जी एवं जीवाणुवीय संक्रमण से बचाना। शरीर में अगर किसी तरह की एलर्जी हो, कोई एलर्जेंस घुस गया हो, या कोई हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उससे बचाना इनका काम होता है। उससे बचाना इनका क्या काम होता है इनका, तो यानी इस तरह का कोई भी एलर्जेंस हमारे शरीर में गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस समय हमारे यहाँ इयोसिनोफिल की संख्या क्या होगी? बढ़ी नजर आएगी। फिर हमारे यहाँ दूसरा क्या है? बेसोफिल। इसमें क्या होता है? दो या तीन पालीयुक्त यस आकार की क्या होती है इसमें? न्यूक्लियस पाई जाती है, यस के आकार का। जब हम यस बनाते हैं तो कहीं ऐसे बनाते हैं दोस्त, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो यस के आकार का क्या होता है? इनका न्यूक्लियस पाया जाता है, दो या तीन पालियां या दो या तीन लोब्स हो सकते हैं उसमें। भैया इनका काम क्या होता है? तो जो बेसोफिल होता है हिपैरिन और हिस्टामीन बनाता है, हिपैरिन और हिस्टामीन बनाता है बेसोफिल हमारा। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल को हम पॉलीयुक्त यानी हम बोलते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, पीएमएनएल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस 3 से लेके 5 लोब का हो सकता है। न्यूक्लियस 3 से लेके, यहाँ पे जो है 3 से लेके 5 लोब दिखाए गए हैं, यहाँ 3 ही लोब दिखाया गया, कोई बात नहीं। तो इन सबके ये हमारा बेसोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो या हमारा इयोसिनोफिल हो, सबके साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो ऐसे ऐसी कणिकाएं रही होंगी। तो जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है वो प्रकृति से भक्षकाणु इन नेचर होता है, यानी फैगोसिटिक इन नेचर होता है। जीवाणु एवं विषाणु को भक्षकाणु प्रक्रिया द्वारा खत्म करता है।
यानी अगर कोई भी जीवाणु या विषाणु का इन्फेक्शन हुआ है तो डेफिनेट सी बात है हमारे यहाँ न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ा दी जाती होगी कि भैया जाइए और थोड़ा खा के आइए माहौल बना के। फिर हमारे पास क्या हो गया, मोनोसाइट हो गए। मोनोसाइट अगर हम देखेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है या बीन शेप होता है। किडनी या बीन शेप का न्यूक्लियस होता है। इनके साइटोप्लाज्म में हम किसी भी कणिका को बनाने का जद्दोजहद नहीं पाले। तो मोनोसाइट का काम क्या होता है, मोनोसाइट रक्त की सफाई करने वाली कोशिकाओं, रक्त की मृत एवं टूटी फूटी कोशिकाओं टुकड़े को खाती हैं, यानी ब्लड को साफ रखने का काम, या टूटी फूटी ऐसी कोशिकाएं हैं तो उनको खा के और सब मिला जुला के सेल की सफाई करने का काम करती हैं। चौथा पांचवा हमारे पास है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में हमने पढ़ा भी था या पढ़ेंगे भी। लिम्फोसाइट जो होता है हमारे यहाँ वो क्या करते हैं, इम्यून सेल्स बनाते हैं। लिम्फोसाइट हम दो तरीके का पढ़ते हैं दोस्त, जब भी हम इम्यूनिटी पढ़ रहे होंगे तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में ही है, आरबीसी के ही पार्ट हैं, लेकिन ये कहाँ पे मेच्योर होते हैं, कहाँ पे इनका क्या होता है मेच्योरेशन होता है, उसके हिसाब से हम नाम देते हैं। अगर लिम्फोसाइट जाके हमारे थाइमस में मेच्योर होता है तो हम टी लिम्फोसाइट, और बोन मैरो में मेच्योर होता है तो हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और इन दोनों बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाना। यानी हमारे शरीर में कोई भी इस तरह का एंटीजन अगर हमारे शरीर में जाए तो उसके लिए प्रतिरक्षी तत्वों को बनाना और उनसे लड़ाई करना इनका काम होता है। तो ये हमारे यहाँ जो डिफरेंट टाइप के WBC हैं, कणिकामयी या अकणिकामयी, उनका क्या है कार्य है और उनके आकार के बारे में बताया गया है। फिर हमारे पास क्या आएगा भैया, बिंबाणु, प्लेटलेट्स आएगा। प्लेटलेट्स की बात करें तो हमने आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताया था कि जो आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं वो 1%, 1 से 2% हिस्सा बनाती हैं पूरे रक्त कणिकाओं का, यानी 45% में 1 से 2% जो पार्ट है वो WBC और प्लेटलेट मिलकर बनाती हैं। फिर भी इनकी संख्या देखें तो इनकी संख्या जो होती है 1.5 लाख तक होती है, 1.5 से 3.5 लाख तक। बिंबाणु यानी थ्रोम्बोसाइट इन्हें बोलते हैं। ये केंद्रक विहीन और जीव द्रव्य के टुकड़े होते हैं जो कि अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोटिक सेल द्वारा निर्मित होते हैं। जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। आकार में बिंबाणु तस्तरीनुमा, अंडाकार या द्वितल होते हैं। अगर इनकी आकृति की बात करें तो 2 से 3 माइक्रोन की होती है। जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। सामान्य बिंबाणु की गणना अगर देखें तो 1.5 से 3.5 लाख इनकी संख्या होती है पर मिलीमीटर क्यूब में। बिंबाणु कार्य क्या करते हैं भैया, तो रक्त का स्कंदन में मदद करते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की बात करें अगर, जैसे मान लीजिए, तो ब्लड क्लॉटिंग को थोड़ा अपनी भाषा में समझ लें हम। रक्त का स्कंदन देखें तो एक कैस्केड प्रोसेस होता है। रक्त का स्कंदन अगर हम देखें, रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन यानी ब्लड का क्लॉटिंग अगर हम देखें तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमें चोट लगी, हमें चोट लगी कहीं पे, तो चोट लगी तो सिंपल सी बात है वहां ऊतक भी होंगे और वहां ब्लड भी आएगा। ऊतक भी होगा वहां का और वहां पे रक्त भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा, हाँ या नहीं, रक्त भी आएगा। रक्त आएगा तो रक्त के साथ बिंबाणु भी आएंगे। आएंगे, आएंगे, श्योर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिंबाणु भी आएंगे। अच्छा, जो ऊतक डैमेज हुआ है और जो बिंबाणु आया, तो ऊतक भी क्या करता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और बिंबाणु अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यहां कैल्शियम भी होता है। अरे थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम क्या करते हैं मिलके, ये करते हैं क्या, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन को ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में। कौन भैया, ते लोग। इनकी बात करें या इनकी बात करें, लोग मिलके क्या करते हैं, एक कन्वर्ट करते हैं किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। क्लियर है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो थ्रोम्बिन है वो करता क्या है, जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन है उसको क्या करता है, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, फाइब्रिन में। यानी ऐसे ऐसे फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं ऐसे ऐसे, और फाइब्रिन का मेसवर्क बनता है और हम बोलते हैं क्लॉट बन गया। यानी पाए तो बहुत सस्ते में बताया गया है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं आपके यहाँ,
लेकिन आपके बुक में जहां तक जिक्र है बस इतने का है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा इनको एक्टिवेट कर रहा है। ऐसा जब सीरीज ऑफ इवेंट होता है तो हम कहते हैं कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, रक्त का थक्का बनने का प्रक्रिया एंजाइम कैस्केड सिद्धांत मैकफेरल ने दिया था। रक्त का स्कंदन शरीर से ज्यादा रक्त हानि से बचाता है। कहीं चोट लगी अगर आपको तो रक्त बिंबाणु को उत्तेजित करना है, चोट के स्थल से ऊतक से क्या होगा, कैस्केड प्रक्रिया होगी। यहाँ देखे होंगे थाम्ब्रोकाइनेज आएगा, कैल्शियम आएगा, प्रोथाम्बिन को थाम्बरिन में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, एक जाल बनेगी और क्या होगा, एक थक्का बन जाएगा रक्त का। फिर हमारे पास आ गया, क्या बात आ गई भैया, ब्लड ग्रुप। क्या आ गई बात, आ गई ब्लड ग्रुप की, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, समझ लेंगे इसे। जैसे ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया गया है तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जिक्र किया गया है। किसका भैया, एबीओ। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था, वो साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जिक्र किया था। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो दिया गया था, इसके बेसिस पे दिया गया था कि अगर हम आरबीसी के सरफेस पे देखें, आरबीसी के सरफेस पे देखें तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके हिसाब से, एंटीजन मतलब प्रतिजन कौन सा प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप बोला गया। यानी अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि उसके पास ब्लड ग्रुप, यानी उसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसके जो आरबीसी का सरफेस है उस पर प्रतिजन ए पाया जा रहा है। तो हमारे इसी रक्त में प्रतिरक्षा भी होती है, प्रतिरक्षी भी होते हैं। जैसे जो आरबीसी के सरफेस पे डेफिनेटली प्रतिजन पाए जाते हैं, लेकिन हमारे प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। यानी किसी का रक्त ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास प्रतिजन अगर ए है तो उसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षा बी होगी। किसी का ब्लड ग्रुप बी हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब प्रतिजन उसके पास ए है आरबीसी पे, लेकिन उसके पास प्लाज्मा में प्रतिरक्षी ए है। किसी के पास ओ बोल रहे हैं, ओ मतलब होता है जीरो, और प्रतिजन के हिसाब से ही हम डिसाइड कर रहे हैं ब्लड ग्रुप। तो अगर हम जीरो बोल रहे हैं यानी उनके पास कोई प्रतिजन नहीं है, यानी ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दोनों पाए जाते हैं, ए और बी दोनों। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम बात कर लें तो रक्त समूह के जनक कार्ल लैंडस्टीनर हैं। ए, बी तथा ओ रक्त समूह की खोज की इन्होंने। आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन एग्लूटिनोजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जिसे एग्लूटिनिन कहते हैं, तो एंटी ए और एंटी बी होती हैं। इसी के हिसाब से हम क्या, जो एंटीबॉडीज होती हैं क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं, पढ़ा भी होगा। और एंटीजन जिसे कहते हैं, तो एंटीजन्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। प्रतिजन जो होते हैं उनके पास ऐसी क्षमता होती है कि जब हमारे शरीर के अंदर जाएं तो प्रतिरक्षी बनवा सकें। ठीक है, चलिए इन्हीं का जिक्र करें। हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लें, थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लें। तो मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, किसी बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तब उसके दो चीजें हैं। जो ए ब्लड ग्रुप है उसके जो आरबीसी जब भी बना होगा, जब भी उसका गैमीट बना होगा, तो या तो फादर से भी ए ब्लड ग्रुप का आया हो एलील और मदर से भी ए ब्लड ग्रुप का एलील आया हो, तो डेफिनेटली उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि फादर या मदर से एक आया हो और किसी एक से ओ के लिए आया हो, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। क्योंकि जो सवाल आता है उसके हिसाब से बात करेंगे। फिर ब्लड ग्रुप बी अगर हम बोल रहे हैं तो दो बातें हैं, फादर और मदर दोनों से जो कंपोनेंट आए हो वो दोनों बी बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या ऐसा हो कि किसी भी एक पेरेंट से क्या होता है, बी के लिए आया हो और दूसरे पेरेंट से ओ के लिए आया हो, तब भी हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। फिर हमारे पास ब्लड ग्रुप आता है क्या, ए बी। ए बी में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि एक पेरेंट से ए के लिए आया होगा और दूसरे पेरेंट से बी के लिए आया होगा, तब हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। और ओ ब्लड ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो ओ तभी पॉसिबल है केवल और केवल जब दोनों पेरेंट से ओ के लिए आया होगा। यानी अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप हमारे पास चार टाइप का है। ए हो सकता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में बी हो जाएगा, इस कंडीशन में ए बी हो जाएगा और इस कंडीशन में ओ हो जाएगा। यानी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमारे पास चार है। फिनोटाइप क्या है हमारे पास, चार, ए बी और ओ। लेकिन इस चार फिनोटाइप के लिए जीनोटाइप कितने, इस चार फिनोटाइप के लिए जीनोटाइप कितने हमारे पास, ये सवाल बहुत बार आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है। तो 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 6 जीनोटाइप प्रेजेंट है। जेनेटिक मेकअप जो होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ब्लड कॉम्पैटिबिलिटी को लेके आता है।
ब्लड कंपेटिबिलिटी को लेके क्वेश्चन पूछा गया, आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो कि ब्लड कंपेटिबिलिटी क्या होता है, यानी अगर कोई डोनर है और कोई रिसीवर है तो कौन किसका ब्लड ले सकता है या कौन किसको ब्लड दे सकता है। ये सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा गया। इसी सवाल का जिक्र करें तो मान लीजिए हमने ऊपर बना लिया डोनर, यानी एक कॉलम बना लिया जिसमें हम दिखाएंगे कि डोनर कौन है और दूसरा कॉलम हम दिखाएंगे कि रिसीवर कौन है। रिसीवर कौन है, तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि डोनर में हमारे पास अवेलेबल है ए ब्लड ग्रुप वाले, बी ब्लड ग्रुप वाले, ए बी वाले और ओ वाले, ठीक है। और पीले रंग से हम दिखा दे रिसीवर वाले कि ये भैया बीमार पड़े इनको चाहिए ब्लड, तो ए ब्लड ग्रुप वाले, बी ब्लड ग्रुप वाले, ए बी वाले और ओ वाले। चलिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप का रिसीवर है, जिस रिसीव करना है रक्त जिसको, तो ए ब्लड ग्रुप का जब डोनर आएगा तो चूंकि दोनों के पास क्या है, सेम एंटीजन है, तो डेफिनेट सी बात है ब्लड दे सकता है। मान लीजिए रिसीवर हमारा ए ही है लेकिन बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड देने आया, तो उसके पास क्या है, एंटीजन उसके सरफेस पे ए है, एंटीजन क्या है, बी है, और ए के पास क्या है, इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है, तो भैया बात तो खराब हो जाएगा। फिर ए बी ब्लड ग्रुप आया, तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप जब ए के पास आएगा तो इनके पास एंटीजन ए है, अच्छी बात, थोड़ा सा भाईचारा हुआ, लेकिन इनके पास बी एंटीजन भी है जिसका प्रतिरक्षी इनके पास पड़ा है, तब भी ये ब्लड नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला आएगा तो उसके पास तो भैया कोई एंटीजन है ही नहीं, तो भैया इनके प्रतिरक्षी यानी जो लड़ाकू हैं इनके किससे लड़ेंगे, लड़ने के लिए भी तो जरूरी है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तो जब इनके पास एंटीजन है ही नहीं तो अपना एंटीबॉडी रखे रहे, यानी ब्लड आराम से दे सकता है वो। फिर वही कहानी, अगर बी ब्लड का रिसीव करने वाला है और ए वाला है तो नहीं दे पाएगा, बी वाला इजिली दे देगा, ए बी वाला भी नहीं दे पाएगा, और ओ वाले के पास तो कोई है ही नहीं लड़ने के लिए तो दे देगा। फिर हम बात करें अगर किसी बंदे का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कि इनके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, तो चाहे ए आए हम लड़ेंगे ही नहीं भाई किसी से, क्लियर है। फिर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप वाला है, तो इनके पास प्रतिजन नहीं था इसलिए वो बोल रहा है, लेकिन प्रतिरक्षी इनके पास दोनों थे, ए और बी दोनों, तो इनको भी नहीं ले पाएंगे, ए भी नहीं दे पाएंगे, ए भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ओ वाला तो दे ही देगा। अब हम देखें अगर इसी बात को, तो एक चीज दिख रहा होगा आपको, जो हमारा ए बी है, जो हमारा ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ये रिसीवर वाला लाइन तो है, एक किसी से भी रक्त ले सकता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिसीवर, ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर होता है। एक बात और दिख रही होगी इसी में कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई, हाँ या नहीं, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आरएच फैक्टर। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की शुरुआत हुई थी वैसे ही देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आरएच एंटीजन पाए जाते हैं उनके आरबीसी के सरफेस पे, तो जिनके पास आरएच एंटीजन पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, आरएच पॉजिटिव, और जिसके में नहीं पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, आरएच निगेटिव, आरएच निगेटिव बोलते हैं। एंटीजन के हिसाब से ही किया गया था, तो लैंडस्टेनर और विनर द्वारा रिसस बंदर में खोजे गए रिसस मंकी में आरएच फैक्टर देखा गया, तो आरएच एंटीजन एवं आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है, अगर नहीं पाया जाता तो आरएच पॉजिटिव, और पाया जाता नहीं पाया जाता तो आरएच निगेटिव, और पाया जाता है तो आरएच पॉजिटिव। अगर हम बात करें आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव के प्रिविलेंस की, तो अगर हम देखें तो आरएच पॉजिटिव अगर वर्ल्ड वाइड देखें, पूरे विश्व में देखें, तो 80% लोग जो है आरएच पॉजिटिव है, क्या है, विश्व के अनुपात में, और 20% लोग क्या है, आरएच निगेटिव है। फिर आया भाई कि भारत में देखें अगर, तो 97% लोग आरएच पॉजिटिव और 3% लोग क्या होते हैं, आरएच निगेटिव, 3% लोग क्या होते हैं, आरएच निगेटिव। सिंपल सी बात है, प्लाज्मा में एंटीजन उपस्थित है लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित है, यहां पे दोनों चीजें अनुपस्थित है, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है आरएच निगेटिव में, क्लियर है। चलिए बात समझ ले क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मेल है, जैसे हमारे यहां शादी होगी, तो शादी होगी तो मेल और फीमेल की शादी होगी, मेल और फीमेल की शादी होगी, समझ लेंगे।
जैसे मान लीजिए हम बोलें कि RH पॉजिटिव मेल है, RH पॉजिटिव मेल है, और एक क्या है, फीमेल क्या है, RH निगेटिव है, RH निगेटिव है। RH पॉजिटिव मेल है और RH निगेटिव क्या हो गई, फीमेल हो गई, यानी मादा RH निगेटिव हो गई। सिंपल सी बात है कि RH पॉजिटिव हमारे यानी भारत के हिसाब से बात करें तो 97% और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 80% लोग RH पॉजिटिव हैं। मींस RH पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात। डोमिनेंट कैरेक्टर है तो सिंपल सी बात है, जब इनमें फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, इनके शादी के बाद ये फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर इनकी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी लिख ले, पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बेबी होगा, सिंपल सी बात आप सोच के देखें कि RH पॉजिटिव अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर का क्रिएट होना या बनना ज्यादा पॉसिबल है। तो हो सकता हो इनका पहला बेबी जो है RH पॉजिटिव हो। क्या है, RH पॉजिटिव, क्योंकि चांसेस ज्यादा हैं, समझिएगा इस बात को। क्योंकि RH पॉजिटिव RH निगेटिव, क्या है हमारा RH निगेटिव जो है वो क्या है, रिसेसिव है भाई, तो इसके प्रेजेंस में RH पॉजिटिव प्रेजेंस में हमेशा RH पॉजिटिव बनेगा। चलिए अच्छी बात। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब RH पॉजिटिव वाला बेबी पेट में डेवलप कर रहा है, तो चलिए इनके पास एंटीजन तो है बेबी के पास RH पॉजिटिव का, लेकिन मदर के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है। किसके पास, मदर के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। किसके पास, माता के पास, माता के पास। सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग डिलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्लड में मिक्सिंग होगी, ब्लड में मिक्सिंग होगी तो जो बेबी होगा उससे मदर में ब्लड जाएगा, दोनों का मिक्सिंग होगा ब्लड का। अच्छा मिक्सिंग होगा तो RH पॉजिटिव ब्लड अब किस में चला जाएगा, मदर में जाएगा। तो अभी तक तो इनके पास कोई आइटम था नहीं, लेकिन RH पॉजिटिव यानी एंटीजन जाएगा शरीर के अंदर। तो हम डिफाइन ही करते हैं एंटीजन को कि एंटीजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सके हमारे शरीर से। अच्छी बात। तो जैसे ही RH पॉजिटिव का एंटीजन जाएगा फर्स्ट प्रेगनेंसी या फर्स्ट बर्थ के दौरान, ये RH जो निगेटिव मदर थी अब RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी, हाँ या नहीं, एंटीबॉडी बन जाएगा। अब मदर को पहले प्रेगनेंसी के बाद इनके शरीर में RH पॉजिटिव के एंटीबॉडी बन गए, एंटीबॉडी बन गए किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। अब मान लीजिए सेकंड प्रेगनेंसी की बात करें, कहा किसकी बात करें, सेकंड प्रेगनेंसी की, तो फिर से RH पॉजिटिव मेल ही है और RH निगेटिव फीमेल। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी उल्टी है, इसके पास एंटीजन तो नहीं है फीमेल के पास, लेकिन एंटीबॉडी है। क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के दौरान जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, ब्लड की जो मिक्सिंग हुई थी, उस दौरान जब RH पॉजिटिव मदर के ब्लड में मिक्स हुआ था तो मदर ने एंटीबॉडीज बना लिया था अगेंस्ट RH एंटीजन। ठीक है, चलिए अब यहां पे सेकेंड डिलीवरी के दौरान क्या होगा, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो मदर के पास क्या है, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज है। तो यहां समस्या तो क्रिएट होगी ना, और जो समस्या क्रिएट होगी इसी को बोलते हैं क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इसी समस्या को हम बोलते हैं क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। इस शादी को, जिसमें RH पॉजिटिव मेल की शादी RH पॉजिटिव फीमेल से होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, मेडिकली इनवैलिड मैरिज। क्या बोलते हैं दोस्त, मेडिकली इनवैलिड मैरिज। ठीक है, मेडिकली इनवैलिड मैरिज बोल रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे थे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। तो इसे हम मेडिकली इनवैलिड मैरिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, मेडिकली इनवैलिड मैरिज। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो यहां कोई समस्या नहीं थी, क्यों, क्योंकि मदर के पास कोई एंटीबॉडी था ही नहीं अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीजन। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या है, मदर ने अपने पास एंटीबॉडीज बना लिया था RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट। तो इसलिए इस तरह की शादी को या इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम मेडिकली इनवैलिड मैरिज की संज्ञा देते हैं। यहां कॉम्प्लिकेशन होती है फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो भी बेबी होता है उसमें। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए वो परिसंचरण के प्रकार है। जब भी हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ परिसंचरण होता है तो हमने देखा था कि परिसंचरण होने का कारण क्या था, या परिसंचरण के तहत हम किन चीजों को डिलीवरी कर रहे हैं, कहां से किस चीज को ले जा रहे हैं या ले आ रहे हैं।
यानी जब भी हम परिसंचरण करते हैं तो हमने देखा था कि या तो उपापचयी पदार्थ को ले जा रहे होंगे या तो उपापचयी अपशिष्ट को ले जा रहे होंगे। परिसंचरण के तहत हम हार्मोन्स भी डिलीवर करते हैं, ऑक्सीजन भी डिलीवर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिलीवर करते हैं। ये परिसंचरण का क्या होता है, हमारे यहाँ मूल रूप होता है। लेकिन परिसंचरण हमारे यहाँ दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और एक को बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे, खुला और बंद। खुला और बंद में डिफरेंस ये होता है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो भी रक्त होती हैं वो किसी वाहिनी के थ्रू नहीं जाती हैं, वो रक्त कोशिकाओं के चारों तरफ ही फैला होता है, उसे हीमोलिम्फ कहते हैं हम लोग। जैसे कोशिका हो गई, मान लीजिए जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका है, एक कोशिका, ये सब कोशिकाएं हैं। तो ब्लड ऐसे देखिए, ब्लड सेल्स ऐसे हैं चारों तरफ, तो खुला रक्त कहते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है भैया, तो हमारे यहाँ वाहिनियां हैं, जैसे हृदय से निकलने वाली वाहिनी है और ये ऑलरेडी जाके सेल टू सेल को डिलीवरी इंश्योर करती है। तो दो तरह का सर्कुलेशन होता है। अगर इस तरह का ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है तो हम बोलते हैं क्या, सेल बाथ कंडीशन, यानी सेल जो है यानी कोशिका जो है वो क्या है, खून में नहा रही है, ऐसे बोल सकते हैं। खून की होली खेल रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि इनके पास कोई वाहिनी ही नहीं है, कोई वाहिनी ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जहां जो हमारे यहाँ बंद तरह की परिसंचरण तंत्र पाई जाती है, यानी हमारे यहाँ जो रक्त है वो वाहिनियों में बहता है और उसी के थ्रू जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिस भी मटेरियल को परिवहन करना होता है वो लेके आता जाता है। क्लियर, चलिए अच्छी बात। फिर हम बात करें कि अदर ऑर्गेनिज्म का, देख लेंगे किसमें कैसा पाया जाता है। तो हृदय की कक्षों की संख्या, जैसे कि पता होगा कि हमारे हृदय में देखें तो हमारे हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, अच्छी बात। तो जब हम देखेंगे और प्राणियों की बात करें तो मछलियों में जो हृदय के कक्षों की संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। उभयचर यानी एम्फीबियंस यानी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात कर लें तो 3 कक्षक पाए जाते हैं। मगरमच्छ और हम में बात कर लें तो 4 कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कक्षक। अरे कक्षक का मतलब क्या होता है यार, इधर समझ लो। ऐसे आप अपना हार्ट बनाते हो, ऐसे नहीं, पान वाला नहीं तो तीर मार देते हो उसमें, ऐसे वाला, ऐसे वाला 4 चेम्बर बनाते हो। ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को निलय बोलते हो, दाया बाया रिस्पेक्टिव बोलते हो। तो हमारे यहाँ 4 चेम्बर पाया जाता है भैया। उसी तरह मछली में 2 ही चेम्बर पाया जाता है, जिसमें एक आलिंद और दूसरा निलय होता है। उभयचर की बात करें तो भैया 2 आलिंद और 1 निलय होता है, यानी कुछ ऐसा होता होगा माहौल इनके रक्त का, इनके का। ऐसा होता होगा कि भैया 2 आलिंद हो गए और 1 निलय रह गया। ठीक है, मगरमच्छ में ऐसे 2 आलिंद, यहां पे 2 आलिंद। फिर हम बात करें परिसंचरण का प्रकार, तो यहां जो मछलियों में होता है उसे हम कहते हैं सिंगल सर्किट यानी एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण का मतलब समझ रहे हैं, एकल परिसंचरण में क्या होता है, जो ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फिर से हमारे हृदय ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया। इनके क्या होता है, रक्त आता है डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड रक्त यानी बी ऑक्सीकृत रक्त जो है हार्ट इनका पंप करता है, इनके गिल्स तक पहुंचता है। वहां पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीडाइज होता है और पूरे शरीर में हो जाता है, ऐसा होता है। तो उसे हम कहते हैं एकल परिसंचरण। यहाँ एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की बात कर लें तो यहाँ अपूर्ण परिसंचरण होता है और हमारे यहाँ दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। यानी हमारा हार्ट जो नहीं, हमारा दिल जो है वो दोनों रक्त से एक साथ डील कर रहा होता है। देखेंगे कैसे कर रहा होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड यानी अनाक्सीकृत और ऑक्सीकृत दोनों रक्त को पंपिंग कर रहा होता है साथ साथ में, पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। फिर बात कर लें भैया एकल परिसंचरण का उदाहरण, हमने मछली बताया, इसमें देखा हमने जो अनाक्सीकृत रक्त होता है हृदय में जाता है, हृदय क्या करता है, उसे अनाक्सीकृत रक्त को पंप करता है जो कि गलफड़े यानी क्लो में पहुंचता है, ऑक्सीकृत होता है वहां पे, फिर शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है और इसे हम बोलते हैं क्या, सिंगल सर्किट। क्या बोलते हैं दोस्त, सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट, कोई समस्या ना रे, कोई समस्या ना। फिर आगे बात कर लें भैया, तो अपूर्ण द्वारा परिसंचरण में क्या होता है, 2 सर्किट होते हैं, पूरी तरह से पृथक नहीं होते हैं, उदाहरण उभयचर और सरीसृप। और पूर्ण द्वारा परिसंचरण जो स्तनधारियों अगर हमले और मगरमच्छ में पाया जाता है, देख लें अगर उसको समझने की कोशिश करना चाहें तो हमारे यहाँ अगर हम हार्ट का डायग्राम बना लें, चलो बना लेते हैं, मान लो हम बना लें, बस समझाने के पर्पज से बना रहे हैं, नहीं तो थोड़ा और अच्छा बना देते। तो मान लीजिए हमने बना लिया है, हार्ट बना लिया, तो हम बोलते हैं कि हमारे हार्ट में क्या है, 4 चेंबर पाया जाता है। 4 चेंबर की बात करें तो चलिए बहुत अच्छे से ना बनाया अगर जल्दी जल्दी में, तो ऐसे ही बना के अगर हम समझा दें तो हम देखते हैं क्या हमारे यहाँ जो है ये जो बायां हिस्सा, ये जो दायां है, दायां,
तो इसे हम ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं भैया, निलय। तो ये दायां निलय हो गया और दायां आलिंद हो गया, दायां निलय हो गया। चलिए अच्छी बात, दायां निलय दायां आलिंद हो गया। ये बायां निलय बायां आलिंद हो गया, पता होगा ही, बायां आलिंद हो गया, कोई बात नहीं। और ये बायां निलय हो गया, ठीक है, समस्या की कोई बात ही नहीं। तो आप देखते होंगे कि जो हमारा दायां दायां जो निलय है, दायां जो हमारा क्या है, दायां जो निलय है वहां से फुफ्फुस धमनी निकलती होगी ऐसे, और फुफ्फुस धमनी क्या करती होगी, डी ऑक्सीकृत रक्त यानी बी ऑक्सीकृत रक्त लेके कहा जाती होगी, हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में वही रक्त क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, और गैसियस एक्सचेंज होने के बाद हमारा वही जो फुफ्फुस सीरा होता है वो क्या करता है, ऑक्सीकृत रक्त लेके हमारे लेफ्ट वाले यानी बाएं वाले पार्ट में आता है। तो हमारा दायां वाला हिस्सा में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है यानी बी ऑक्सीकृत रक्त रक्त रहता है, और दाएं वाले हिस्से में जो बायां हिस्सा है उसमें क्या है, हमेशा ऑक्सीकृत रक्त जो है हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं पूर्ण द्वारा परिसंचरण। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। फिर हम बात करेंगे मानव हृदय। हृदय की बात कर लें भैया, अपने दिल को थोड़ा देख लें। तो पहले तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेंगे कि भैया जो हमारा हृदय है वो होता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है। तो हमारा जो हृदय है वो मुट्ठी के आकार का होता है, ऐसे बंद मुट्ठी। कैसे भैया, बंद मुट्ठी के आकार का होगा, बंद मुट्ठी के आकार का होगा, और इधर 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 ऐसे थोड़ा सा तिरछा रहेगा। इसीलिए जो हमारा बायां फेफड़ा होता है थोड़ा छोटा होता है। क्यों भैया, तो एकोमोडेट करता है जगह किसके लिए, हमारे दिल के लिए। हमारा दिल उसी में लॉज रहता है, हमारे रिब केज में, ठीक है। तो उत्पत्ति इसकी क्या होती है, मीजोडर्म से होती है। जो हमारा हार्ट है अगर हम देखें तो जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारा हो रहा होगा, यानी मदर के पेट में जब हम रहे होंगे और हमारा भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा होगा, तो मीजोडर्म की कोशिकाओं से हमारा हृदय बना होगा। क्लियर हुआ, चलिए। फिर स्थिति अगर इसे देखें तो वक्षीय गुहा में मीडियास्टिनल स्पेस में, मीडियास्टिनल जो स्पेस है, मीडियास्टिनल जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। हमने बताया था कि जो हमारा बायां फेफड़ा होता है थोड़ा छोटा होता है, और बस इसलिए होता है, क्यों भैया, कि वो दिल को जगह दे सके। चलिए बहुत मस्त बात है। तो आकार क्या होता है भैया, बंद मुट्ठी के आकार का। तो यहाँ फील कर सकते हैं, ये हमारे फेफड़े होगा होगा यहाँ एक लेफ्ट फेफड़ा होगा, तो इसने अपने थोड़ा सा जगह बना लिया है कि भैया तुम भी थोड़ा रह लो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। तो फिर हम लेयर्स ऑफ द हार्ट की बात करें। जैसे मान लीजिए हम हार्ट लें अपना और उसकी दीवार को काट करके देखें। मान लीजिए हमने दिल लिया और कहा कि काट लें, तो हार्ट की दीवार को काट के देखेंगे तो 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की लेयर, फिर मिडिल लेयर, और फिर सबसे अंदर की लेयर। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं दोस्त, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम बोल दिया, ठीक है। जो बीच वाली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की लेयर मोटी होती हुई पढ़ेंगे। और फिर हमारे पास अंदर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। यानी 3 लेयर से आवृत रहता है हमारा क्या, हृदय, एंडोकार्डियम। 3 स्तरों से आश्रित है हमारा क्या, हृदय। अब बात कर लें तो एपिकार्डियम यानी पेरिकार्डियम जो है हमारा सबसे बाहरी लेयर है। ये भी मेजोडर्म से राइज है और सरल सल की उपकला का बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है सरल सल की उपकला का बना हुआ है, सरल सल की उपकला का। जो बात है हमारा मायोकार्डियम का, मायोकार्डियम हमारा क्या है, मध्य लेयर है, मेजोडर्म से बना हुआ है, और ये हृदय पेशी बनाता है। यानी हृदय की जो पेशियां पड़ते हैं, कार्डियक मसल जो बोलते हैं, वो मायोकार्डियम में पाई जाती है। फिर हमारा जो अंदर का लेयर होता है एंडोकार्डियम, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये भी मेजोडर्म से राइज होती है और सरल सल की उपकला की बनी होती है, ठीक है। तो ये तो दीवार हो गई कि भैया जो हमारे हार्ट है, जो हमारा दिल बना हुआ है, उसमें क्या है, 3 लेयर पाई जा रही हैं काट के अगर देखें तो। चलिए अच्छी बात है, 3 लेयर पाई गई। तो अब थोड़ा सा हम हार्ट की संरचना को बनाएं, थोड़ा सा हार्ट की संरचना को बनाएं और आपको जताना चाहें कि भैया हमारा दिल होता कैसे है। चलिए जोड़ लें, बना लें, थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो हम क्या किए, एक हार्ट की संरचना बना रहे हैं, ठीक है, हार्ट की संरचना बना रहे हैं थोड़ा।
बना लें तो संरचना पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संरचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संरचना से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो जो हमारे हार्ट के ये जो दोनों कच्छक हैं, दायां और बायां, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, वो सेप्टम से यानी वॉल से क्या होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, वॉल से ऐसे ढका होता है। फिर हम हार्ट को ही देखें तो अपने हार्ट में देखें तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या वाला रीजन हो गया, ये हमारा एट्रिया वाला रीजन हो गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर जैसे जैसे नीचे आता आता है, ये जो दीवार जो है वो मोटी होती चली जाती है, ऐसे 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 ऐसे, इरेगुलर सी मोटी होती चली जाती है, इरेगुलर सी मोटी होती है, ऐसे ही चली जाएगी। चलिए अभी पूरा जब बन जाएगा डायग्राम तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि सर क्या बताना चाह रहे थे। चलिए ऐसे ऐसे दीवार ऐसे ऐसे मोटी होती चली जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे एट्रियम की दीवार पाई जाएगी, यहाँ पे भी पाई जाएगी दीवार, दीवार पाई जाएगी, दीवार पाई जाएगी, दीवार पाई जाएगी, और दीवार मोटी हो जाएगी, ऐसे। एक बात तो लग गया, देख के डायग्राम से अभी शुरू में ही देखते चले जाएं कि जो हमारी निलय होती है उसकी दीवार आलिंदों की तुलना में मोटी होती है। एक बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि साथ साथ ही क्लियर करते चलेंगे। चलिए, जो हमारा आलिंद है और निलय है इसके बारे में बात कर लें, तो जो हमारा आलिंद और निलय ऐसे, इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। अभी काट के भी देख लेंगे भैया कैसे वॉल्व होते हैं, लेकिन आलिंद और नीलेयों के बीच में ऐसे क्या होते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, ऐसे वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व का मतलब कि अगर हम मान लीजिए किसी का दिल लें ऐसे और ऐसे काट दें और ऊपर से देखें तो भैया है तो गोला ही, है तो गोला ही। तो ये गोला जो है, जैसे मान लीजिए ये बाएं गोले की बात, दाएं गोले की बात कर लें तो दाएं गोले में मान लीजिए ऐसे 3 कपाट लगे हुए, 3 दरवाजे लगे हुए हैं, और बाएं गोले की बात कर लें तो ऐसा है, यानी 2 दरवाजे लगे हुए हैं, 2 दरवाजे की मदद से खुल रहा, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, पक्का। चलिए, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, यानी ट्राई कस्पिड वॉल्व, और उसे बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल्व, यानी द्विबलनीय कपाट। यहां इधर लिख दें त्रिबलनीय कपाट, त्रिवलनीय कपाट। ठीक है, और उधर क्या लिखते हैं, द्विबलनीय कपाट, द्विबलनीय कपाट। चलिए अच्छी बात, द्विबलनीय कपाट और त्रिबलनीय कपाट हो गए, तो रिस्पेक्टिव साइड में होंगे, आपसे सवाल पूछा जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि जो त्रिवलनीय और 2 वलनीय कपाट है, तो ये जो मसल्स है इसे हम कहते हैं क्या, कॉलम कॉर्नुई। क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो मसल्स में उभार है उसे हम बोलते हैं क्या, कॉलम कॉर्नुई, कॉलम कॉर्नुई। ये जो ऐसे ऐसे मसल्स में उभार हुई है उसे हम बोल रहे हैं क्या, कॉलम कॉर्नुई। और इसी मसल से टेंडन्स की मदद से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो हमारे वॉल्व हैं, कपाट हैं, वो जुड़े होते हैं हमारे हार्ट की दीवार से, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस संरचना को या इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्डा टेंडिनी। क्या बोलते हैं दोस्त, कॉर्डा टेंडिनी। क्या बोलते हैं, कॉर्डा टेंडिनी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्डा टेंडिनी की मदद से जो हमारे त्रिवलन और द्विवलन कपाट हैं हमारे हृदय के निलय की जो दीवार है उससे जुड़ी होती है, यानी कॉलम कॉर्नुई से जुड़ी होती है। अच्छा, हम दीवार को ऐसे जुड़ा हुआ है तो एक कपाट एक ही साइड में तो खुल पाएगा, ऐसे इधर तो खुल नहीं पाएगा ये। क्यों, क्योंकि इधर खुलेगा तो एक खींचे रहेगा, इधर खुलेगा तो एक खींचे रहेगा। चलिए, इसीलिए जो त्रिवलन या द्विवलन कपाट होते हैं वो केवल एक डायरेक्शन में यानी एक दिशा में ही केवल खुल पाते हैं। सिंपल सी बात है, इस बात को भी लिख लें अगर तो क्या लिख सकते हैं भैया, ए हमारा आलिंद हो गया और रिस्पेक्टिव साइड में नाम दे देंगे, ए आलिंद है और ए निलय है। क्या है भैया, ए निलय है। चलिए लिख लिया।
ए आलिंद है। चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स और देखें। तो हमको पता है कि निलय से हमारे यहाँ फुफ्फुस धमनी निकलती है और यहाँ आलिंद में हमारे यहाँ फुफ्फुस सिरा आता है। एक बात तो हमको शुरू से ही पता है। लेकिन हम देखें तो जो हमारा आलिंद और आलिंद, जो हमारा ए कौन सा आलिंद है, ए हमारा दायां आलिंद है। क्या है भैया, दायां आलिंद है। तो दायां आलिंद के एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर पे देखेंगे, एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर पे देखेंगे दायां आलिंद के, तो यहां एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, पेस मेकर। जिसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्यों, क्योंकि हमारा जो दिल होता है वो मायोजेनिक होता है। हमारे मसल, हमारा जो हृदय है वो हमारे पेशियों के कंट्रोल में ही होता है। पेशियों में ही आवेग की उत्पत्ति होती है और वही आवेग जो है इसके कंडक्शन के लिए, यानी इसमें हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जहां आवेग की उत्पत्ति होती है उसी उत्पत्ति वाले प्लेस को हम बोलते हैं क्या, एसे नोड। और एसे नोड जो हमारा दायां आलिंद है उसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। ये एसे नोड यहां एट्रिया आलिंद यानी आलिंद और निलय के जंक्शन पे, यहां आलिंद और निलय के जंक्शन पे प्रेजेंट जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड जिसे कहते हैं, एवी नोड, एवी नोड बोल दिया, जिसे हम कहते हैं क्या, पेस सेटर। क्या बोलते हैं दोस्त, पेस सेटर। पेस सेटर से ऐसे ऐसे नोड से निकलने वाला जो इंपल्स है इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू, किसके थ्रू भैया, इंटरनोडल फाइबर। लिख लें यहां, इंटरनोडल फाइबर्स। इंटरनोडल फाइबर से होते हुए हमारे एवी नोड तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है, एवी नोड तक। एवी नोड से मसल फाइबर के ऐसे बंडल्स होते हैं, ऐसे दिखा लें, हम थोड़ा कलर चेंज कर लें, ऐसे दिखा लें। ये मसल फाइबर के बंडल हो गए, जिसे हम क्या करें, बंडल ऑफ हिस। क्या हो गया भैया, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से ऐसे ऐसे मसल फाइबर निकलती हैं ऐसे, और जो पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाती हैं, ऐसे पूरे वेंट्रिकल्स में ऐसे फैल जाती हैं और आवेग का संचरण करती हैं पूरे वेंट्रिकल्स में। तो उसे हम बोलते हैं क्या, परकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। तो जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो क्या होता है, मायोजेनिक होता है। दिमाग के कंट्रोल यानी न्यूरोजेनिक नहीं होता है। कुछ हद तक हमारे जो दिल का काम है वो न्यूरोजेनिक होता है, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है कंट्रोल वाइज क्या होता है, मायोजेनिक होता है। यानी जो मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती हैं, उन्हीं में आवेग जनरेट होता है और वही हार्ट की एक्टिविटी को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। अब यही बात हम करने वाले थे कि आवेग संचरण की गति की बात करें तो सबसे तेज परकिंजे तंत्र, सबसे धीमी एवी नोड में होगी। सीरा आलिंद यानी ऐसे नोड की बात करें तो साइनो ऑरिकुलर नोड स्पंदन केंद्र या गति निर्धारक या हृदय की गति प्रेरक कहते हैं इसे। यह घुंडी दाएं आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहती है। यह आवेग उत्पन्न करती है 72 प्रति मिनट के दर से, ठीक है। फिर हमारा अंतरनोडल जो मार्ग हो गया, इंटरनोडल फाइबर हो गए, ऐसे नोड को एवी नोड से जोड़ता है, यही बात हमने बताई। फिर आलिंद निलय घुंडी यानी एवी नोड की बात करें तो यह घुंडी अंतरा आलिंद के पट के आधार पर है, दाएं आलिंद की ओर स्थित होता है। यह घुंडी 40 पर मिनट के हिसाब से आवेग उत्पन्न करने में सक्षम होती है, ठीक है। फिर बंडल ऑफ हिस की बात कर लें, आलिंद और निलयी पेशियों के मध्य पाया जाता है। यह एवी नोड से प्रारंभ होता है तथा बाईं और दाईं शाखाओं में विभाजित होकर नीचे की ओर निलय तक फैल जाता है। फिर हम बात करें एवी बंडल की शाखाएं अंतरानिलय पट तक जाती हैं और परकिंजे तंतुओं में विभाजित होने के बाद निलय को वितरित हो जाती हैं। सब हमने देखा। जो परकिंजे तंतु होते हैं यह निलय और एंडोकार्डियम के द्वारा विपरीत होती हैं एवं पूर्ण निलयी पेशियों के आवेग को आगे बढ़ाती हैं 18 से 25 पर मिनट के हिसाब से। तो सबसे तेज आवेग का जो कंडक्शन होता है कहाँ होता है, परकिंजे फाइबर में होता है। हमने उनका देख भी लिया। अब हम बात करते हैं कि हार्ट की एक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारा दिल काम कैसे करता है। ये बात तो हमको पहले से ही पता है कि हमारा दिल जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। यानी हमारे हृदय में हमारे शरीर से सारे जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी अंग हैं, वहां से डीऑक्सीकृत रक्त आता है। यानी वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, तो वो जब रक्त आता है तो हमारे हार्ट के दाहिने हिस्से में, दाहिने आलिंद में आता है, दाहिने आलिंद से दाएं नीले में जाता है। नीले उसे क्या करता है, पंप करता है। पंप जब करता है तो हमारे फुफ्फुस धमनी के तहत हमारे फेफड़ों में जाता है।
जहां पे हम क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और गैसेस का विनिमय होने के बाद फिर से फुफ्फुस शिरा के तहत वो रक्त हमारे कहाँ आता है, फेफड़ों हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट में कहाँ आता है, तो बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में जब आता है तो बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है। अब हमारे बाएं नीले में क्या होता है, ऑक्सीकृत रक्त भर जाता है। फिर हमारा हार्ट क्या करता है, इसी रक्त को पंप करता है, तो बायां आलिंद हमारा ऑक्सीकृत रक्त पंप करता है, और सेम टाइम में दायां आलिंद हमारा क्या, दायां निलय क्या होता है हमारा, दायां निलय अनॉक्सीकृत रक्त, और बायां निलय क्या करता है, ऑक्सीकृत रक्त पंप करता है। ये बातें हम पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन हम बात करें तो हम देखते हैं क्या कि जो हमारा हार्ट बीट है, हम बोलते हैं कि हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ऐसा बोलते हैं। और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ऐसा बोल रहे होते हैं, यस या नो, हाँ या नहीं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है अगर हमारा दिल, तो अगर हम एक बार धड़कन की निकाल लें तो 60/72 कर दें तो एक धड़कन की टाइम 0.8 सेकेंड हुआ दोस्त। इस 0.8 सेकेंड में क्या हुआ होगा, रक्त हमारे पास डीऑक्सीकृत यानी बी ऑक्सीकृत रक्त आया होगा, हमारे आलिंद से नीलियों में गया होगा, नीलियों ने ब्लड को पंप किया होगा। इतने इवेंट हो रहे होंगे, यस या नो। चलिए, तो लयबद्ध चक्र में हृदय का संकुचन एवं शिथिलन, पंपिंग एवं फिलिंग एक पूर्ण चक्र को हृदय चक्र कहते हैं। इस 0.8 सेकंड में एक बार हमारा हार्ट जो है ब्लड भरता है और पंप भी कर देता है 0.8 सेकंड में। इस चक्र को संकुचन अवस्था को प्रकुंचन सिस्टोल कहते हैं, और शिथिलन अवस्था को अनुशिथिलन यानी डायस्टोल कहते हैं। इसी बात को हमें समझना है, इसी बात को समझना है कि 0.8 सेकंड में कौन कौन सा इवेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपके नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं और इवन आपके यहां भी पूछे गए। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करता हूं, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। क्या करता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं। चलिए एक डायग्राम बना लूं, चलिए एक डायग्राम बना लूं। डायग्राम पे फोकस करिएगा। चलिए इतना ही बड़ा बनाता हूं। चलिए एक दूसरा डायग्राम भी बना लेता हूं। चलिए ऐसा कर लिया हमने। हमने बोला कि हार्ट अगर देखें, कार्डियक साइकिल देखें, यानी हमारा हार्ट जो है 0.8 सेकंड में एक बार रक्त पंप करता है। 0.8 सेकंड में, इस दौरान क्या होता होगा, हमारे हृदय में रक्त भरता भी होगा और हृदय रक्त को पंप भी करता होगा। इतने इवेंट तो होते होंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई देख लेते हैं। चलिए, तो इस 8 सेकंड को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। हमने क्या किया भाई, मैंने सोचा कि डिवाइड कर लेते हैं, इस 0.8 सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं। हर मिनट हर सेकंड का क्या कर लेते हैं, हिसाब कर लेते हैं भाई, क्या हुआ किस टाइम में। हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। चल भाई डिवाइड कर लिया, हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, अच्छी बात। अच्छा चलो, हम जब डिवाइड किए हैं तो कुछ बातें बताना चाहते हैं। जब भी हम बोलेंगे सिस्टोल, क्या बोलेंगे, सिस्टोल, तो सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन। क्या होता है, संकुचन। तो संकुचन जब किसी का हो रहा होगा तो सिस्टोल बोलेंगे, और जब डायस्टोल बोलेंगे तो इसका मतलब होता है शिथिलन, अनुशिथिलन यानी रिलैक्स होना, शिथिल होना, शिथिलन। ठीक है, तो सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन, प्रकुंचन भी बोलते हैं, और डायस्टोल का मतलब होता है शिथिलन भी बोलते हैं। ठीक है, दो गोले हैं हमारे पास, तो हमने हार्ट को काट के देखने की कोशिश की है, तो सिंपल सी बात, हमारा आलिंद बड़ा दिखाई देगा और नीले छोटे दिखाई देंगे। तो बाहर वाला जो है, हम मान लीजिए आलिंद है, बाहर वाला क्या है, आलिंद, बाहर वाला गोला क्या है, आलिंद है, और अंदर वाला गोला जो है क्या है, नीलय है। चलिए नीलय लिख लें, हाँ नीलय लिख लें। बाहर वाला गोला आलिंद हो गया और अंदर वाला गोला क्या हो गया, नीलय हो गया। क्लियर है, चलिए अच्छी बात। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आलिंद है, आलिंद जो है अगर हम देखें, हमने इस समय को कितने में बांटा है, 0.8 सेकंड में, तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे अपनी सुविधा की दृष्टि से अगर हम केवल बांट लें, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, यानी हर सेकंड क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम लेना चाह रहे हैं, हर पॉइंट सेकंड पे क्या हो रहा है।
तो हम देखते हैं कि जो हमारा आलिंद होता है वो 0.8 सेकेंड तक किस में रहता है, सिस्टोलिक फेज में रहता है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, आलिंद, आलिंद प्रकुंचन, आलिंद प्रकुंचन, प्रकुंचन बोल रहे हैं, यानी हम लिख दें यहां कि एट्रियल सिस्टोल, तो समस्या तो नहीं होगी। एट्रियल सिस्टोल लिख दिया, यानी एट्रिया हमारा क्या है, सिस्टोलिक कंडीशन में। यानी बाकी के समय में बात करें, अगर 0.8 सेकेंड में 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड किस में रहा, प्रकुंचन में रहा, कॉन्ट्रैक्ट किया इसने, संकुचित हुआ है, तो 0.8 सेकेंड तो क्या होता होगा, रिलैक्स रहता होगा, डायस्टोल में रहता होगा, यानी रक्त उसमें भरता होगा। यानी 0.8 सेकंड के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी के 0. सेकंड के लिए क्या होता है, 8 सेकंड 7 सेकंड के लिए क्या होता है, शिथिल अवस्था में रहता है। फिर अगर यही बात हम करें किसमें, अपने वेंट्रिकल्स के बारे में देखें, तो जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, यानी जो निलय हैं, वो 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, प्रकुंचन करता है। कितना भैया, 0.3 सेकंड के लिए। तो यहां हम लिख रहे हैं, जो लाइनिंग दिखा रहे हैं, ये क्या है, निलय प्रकुंचन, निलय प्रकुंचन, निलय प्रकुंचन बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी जो हमारा वेंट्रिकल है उसमें सिस्टोल हो रहा है, कितने देर के लिए भैया, 0.3 सेकंड के लिए। एकदम उल्टा है, यानी कोई चीज अगर 0.3 सेकंड के लिए संकुचित हो रही है दोस्त, तो भाई 0.5 सेकंड तो रिलैक्स रहती होगी। तो चलिए यही तो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन है। तो अगर हम सिस्टोल को एस से रिप्रेजेंट करें और डायस्टोल को डी से रिप्रेजेंट करें, तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, नहीं। तो हम देखें अगर इसी को, तो भैया हमारा एट्रिया, यानी जिसे हम आलिंद कहते हैं, वो सिस्टोल में कितने समय तक के लिए है, 0.1 सेकंड के लिए। सही बात, यस या नो, हाँ या नहीं, 0.1 सेकंड के लिए क्या रहा, ये सिस्टोल में रहा। अच्छी बात। तो सिंपल सी बात है कि यही हमारा एट्रिया जो है बाकी के समय में शिथिल अवस्था में रहता होगा, यानी 0.7 सेकंड के लिए ये डायस्टोल में है। कोई प्रॉब्लम, कोई नई रॉकेट साइंस की बात नहीं यार, ये तो है ही है। चलिए अब वेंट्रिकल के बारे में बात कर ले भैया, तो वेंट्रिकल कितने देर सिस्टोल में है, तो भैया 0.3 सेकंड तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी शिथिल संकुचन प्रकुंचन कर रहा है। तो भैया 0.5 सेकंड तो रिलैक्स होगा वो, हाँ जी 0.5 सेकंड तो क्या होगा, रिलैक्स होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा, 0.5 सेकंड। वेरी गुड, चार बातें तो हमने बता दी। एक बात और दिख रही होगी कि एक ऐसा भी फेज होगा इस दौरान 0.8 सेकंड में, जब हमारा एट्रिया यानी आलिंद और निलय दोनों शिथिल अवस्था में होंगे। उसी को तो हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल, जेडी बोल दें। यानी ना आलिंद हमारा प्रकुंचन कर रहा है, ना निलय कर रहा है। कितने समय के लिए भाई, तो 0.4 सेकंड। देखिए इस डायग्राम से भी लग रहा होगा कि 0.4 सेकंड में कोई जो है प्रकुंचन नहीं कर रहा है, सभी क्या है, शिथिल अवस्था में है। यही तो सवाल है जो आपसे इतना पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो अगर इस डायग्राम को देख लेंगे, समझ लेंगे दोस्त, तो ये सवाल क्या हो जाएगा आपके लिए, हलवा। क्या हो जाएगा, हलवा। यानी इसी शिथिलन या इसी प्रकुंचन और जो शिथिलन की अवस्था है, इसको हम क्या करें, एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें। क्या करें, इसको एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें। तो जैसे मान लीजिए, पहले तो जान लेंगे, पहले तो ये जान लेंगे, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके देख लेंगे अभी। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो हमारा हृदय चक्र होता है, तो हृदय चक्र यानी हृदय चक्र हम जब लिखते हैं तो हम बोले क्या कि 72 बार स्पंदन करता है 1 मिनट में। स्पंदन की बात करें तो 72 बार स्पंदन करता है 1 मिनट में। यानी एक हृदय स्पंदन की जो दर होगी क्या होगी, 0.8 सेकेंड होगी। उसी को हमने अभी डिफाइन करके देखा था, उसी को क्या किया था, डिफाइन करके देखा था। और एक जब बार हमारा हार्ट यानी दिल जो है रक्त पंप करेगा, तो कितना अमाउंट जो ब्लड का है वो पंप करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल्स इन अ स्ट्रोक या इन अ बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम बोलते हैं कि लगभग जो है 70 ml ब्लड जो है हमारा जो वेंट्रिकल है वो पंप करता है एक स्ट्रोक वॉल्यूम में। कितना भैया, 70 ml। और कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 70 ml गुणे 72 कर लें तो लगभग 5 लीटर
हम बोलते हैं कि हमारा रक्त जो है पंप करता है ब्लड 1 मिनट में, और जो 1 मिनट में रक्त पंप करता है ब्लड, उसे हम बोलते हैं क्या? कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट यानी हम सिंपल सा परिभाषा लिख के एक आपको कार्डियक आउटपुट समझाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू 72 गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कोई समस्या तो नहीं होगी, यही तो होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम द वॉल्यूम पंप्ड बाई हार्ट इन 1 हार्ट बीट, यानी एक हार्ट बीट में हमारे हार्ट के द्वारा, यानी सिंपल सी बात, हमारे वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया गया ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर है? यस या नो? तो हम किसी एक ही रक्त के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं दोस्त, याद रहे। नहीं तो कहोगे 5 लीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा कुछ नहीं है। एक निलय अपना काम कर रहा है, एक निलय अपना काम कर रहा है, इसलिए ईच वेंट्रिकल लिखा हुआ है। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट की, हो गई। प्रत्येक नीले द्वारा प्रति मिनट पंप किया गया जो रक्त का आयतन है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यही फार्मूला हमारा आता है, जो कि आपको हम भली भांति समझा चुके हैं। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या? पक्का? चलिए कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है दोस्त? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पहले हम समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में समझ लेते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता क्या है? ईसीजी लिखते हैं हम क्या? ना ना ऐसे नहीं, गुस्से में नहीं, ईसीजी। ईसीजी दोनों बातों को समझिएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, उसमें शिथिलन और संकुचन, ये दोनों प्रावस्थाएं होती हैं। और ये जो दोनों प्रावस्थाएं होती हैं, डेफिनेट सी बात है, विभवांतर में जो बदलाव होता होगा, यानी आवेग की उत्पत्ति के बाद जो विभवांतर में बदलाव होता होगा, उसी विभवांतर में चेंज की वजह से कभी संकुचन और कभी शिथिलन की कंडीशन में रहती होगी। यानी विभवांतर में बदलाव हो रहा है, तो हम सीधे बोलते हैं कि अगर अपने हार्ट के एक्टिविटी को, यानी अपने दिल के एक्टिविटी को, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें, when we plotted the electrical activity of our heart on the graph paper, यानी अगर अपने हार्ट की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलते हैं। एक बात इत्तेफाक की है। दूसरी बात है कि जो मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइस है, सबसे ज्यादा जहरीला यही है क्वेश्चन, जो डिवाइस है इसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और जो हमें मिला है, जो हम देखते हैं कागज पे ऐसे 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 ऐसे, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो जो मिला, जो डिवाइस है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। जो मिलता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हम देखते हैं ग्राफ बना के पेपर पे, तो जो ग्राफ पेपर पे मिलता है उसे ग्राम बोलते हैं, और जो मशीन होती है उसे क्या कहते हैं? ग्राफ बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपने हार्ट की ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब हार्ट की एक्टिविटी हम देख रहे हैं मशीन पे, तो एक बात और समझ ले भैया, तो हम जो एक्टिविटी थी वही दर्शाना चाहते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारा एट्रिया जो है सिस्टोल में रहता है, कितना भैया? 0.8 सेकेंड, यानी संकुचन शो करता है। यही एट्रिया हमारा डायस्टोल में रहता है 0.7 सेकेंड। अच्छी बात। फिर हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में रहता है कितना भैया? तो 0.3 सेकेंड। फिर हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना रहता है भाई? तो 0.5 सेकेंड। और फिर ज्वाइंट डायस्टोल का समय आता है, यानी जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों यानी क्या होते हैं? शिथिलन अवस्था में रहते हैं। तो इसी एक्टिविटी को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो हम ऐसे दिखाते हैं।
ऐसे दिखा रहे होते हैं। अब एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करें तो जो हमारा जो भी ग्राफ है इसका हम पहले मीनिंग समझेंगे। जो हमारा ए वाला एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है वो दिखाता है चेंज इन पोटेंशियल, और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइम को। सिंपल सी बात है कि हमने बोला था कि एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट की बात करेंगे तो मान लीजिए इसे हम बोलते हैं पी वेव, फिर होता है क्यू आर एस। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत भारी सवाल नहीं आते, लेकिन जब समझ नहीं होगी तो बहुत भारी हो जाते हैं। क्यू आर एस टी हम बोलते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं, ठीक है। और इसी में पूछा जाता है कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसी बात को पूछा जाता है आपसे। लेकिन सिंपल सी बात है यार कि अगर एक वेव जनरेट हुई है ऐसे ऐसे करके, और अगर उसकी हम टाइमिंग देखें तो एक नॉर्मल ईसीजी में जो भी टाइम है यानी यहां से लेके यहां तक के टाइम को देखें दोस्त, तो एक हार्ट बीट की एक एक्टिविटी हुई है और नॉर्मल टाइम तो हमारे पास 0.8 सेकेंड ही होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि हमारा दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्त। तो जरूरी बात है कि एक बार पंप करने का जो टाइम रहा होगा उसका रहा होगा टाइम 0.8 सेकेंड। तो एक ईसीजी का ग्राफ यानी एक पंप में जो चेंजेस हो रहे होंगे हमारे हार्ट में वो इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, यानी अगर किसी बंदे का ईसीजी अगर हम ले, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखें और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी 0.8 सेकंड में जहां ये वेव कंप्लीट होनी चाहिए यही वेव अगर 0.9 सेकंड या 10 सेकंड में कंप्लीट हो रही है, तो भैया क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि हम बोलेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर यानी उसका हार्ट रेट क्या है? कम हो गया है। क्या बोलेंगे? हार्ट रेट क्या है? कम हो गया है। हार्ट कम बीट कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, फुसुक 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 कर रहा है धीरे धीरे। तो हम कहते हैं क्या? ब्रेडी कार्डिया उस कंडीशन को। मान लीजिए 0.8 नॉर्मल समय है लेकिन 0.7 सेकेंड में ही हो गया, तो हार्ट रेट तो बढ़ गया ना, तो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। फिर हमारा पी वेव है, तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है किसको? एट्रियल सिस्टोल को। इसलिए देखिए इसका टाइम कम है तो कम पीक हम अटेन कराते हैं। जो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी बात है। अगर पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से लेके यहां तक का टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को यानी एट्रिया के सिस्टोल को, तो बाकी समय में तो हमारा एट्रिया डायस्टोल में रहता होगा ना? यस या नो? तो बात लिखी नहीं जाएगी ना। यानी पूछा जाए क्यू आर एस के समय क्या होता है और हम बोल दें कि एट्रिया डायस्टोल में रहता है, तो क्या गलत हो जाएगा? क्या नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। फिर क्यू आर एस की बात कर लें तो क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स गुड। यानी इतने समय हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल में है, बाकी समय में क्या रहता होगा? डायस्टोल में रहता होगा। तो ये पार्ट जो ईसीजी का पार्ट है, जब हम पढ़ रहे होंगे नर्वस सिस्टम, क्योंकि अभी पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का इवेंट जो है यहां पे आपको रटने जैसा लगेगा। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो इसको जरूर समझाएंगे कि कैसे आप ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी देख के बता सकते हैं कि कैसे आप पेशेंट को क्या समस्या हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो यही बातें लिखेंगे। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हद लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र के विद्युत क्रियाकलापों का आरएफई की प्रस्तुतिकरण है। यही सब बातें लिखी गई हैं। मानव ईसीजी को देखा गया, पी वेव हमने बताया क्या है? पी वेव हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन इस पे बीच का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अगर ये बढ़ गया ड्यूरेशन, अगर ये ड्यूरेशन क्या हुआ? बढ़ गया, 0.8 से ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी कार्डिया। अगर 0.8 से कम हो गया तो हम बोलेंगे टैकी कार्डिया। टैकी कार्डिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पास हमारे पास क्या है? ईसीजी की बातें हमने देख ली। अब हम कुछ जो है बीमारियां देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे मान लीजिए यहां पे हम बोल रहे हैं कि हमारा आर्टरी है या वेन है, कुछ भी मान लीजिए अभी, लेकिन इसमें जो रक्त जा रहा है, रक्त फ्लो हो रहा है, डेफिनेट सी बात है वो इसकी दीवारों को प्रेस कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, कर रहा होगा। यस या नो? हाँ यार, कर रहा होगा, कर रहा होगा।
तो जो ब्लड के द्वारा यानी फ्लो हो रहे ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज है उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है, जो वेसल्स है उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है, उनके दीवार पे जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं क्या, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हमारा जो हार्ट है जब पंप करता है, संकुचन अवस्था में आता है, तो हम बोलते हैं सिस्टोल। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर की दो रेंज लेते हैं हम लोग। एक तो जब हमारा हार्ट पंपिंग स्टेज में होता है तो हम हायर लिमिट लेते हैं 180, और जब हमारा जो है पंपिंग स्टेज में नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं 80 लोअर लिमिट। यानी ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी संकुचन के समय, और ए शिथिलन के समय का प्रेशर होता है। इसलिए दो रेंज लेते हैं अपने ब्लड प्रेशर का। अपने ब्लड प्रेशर का क्या होता है, दो रेंज लेते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए, अच्छा 120 और 180 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस जो होता है वो कितने का होता है, 40 का होता है। और इस 40 का डिफरेंस जो होता है उसे कहते हैं क्या, पल्स प्रेशर। बहुत ध्यान से देखिएगा, पल्स प्रेशर। और ये पल्स प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे अंदर रक्तचाप है कि नहीं है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है, इसके लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो रक्त दाब को दो अवस्थाओं में नापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देख लिया हमने, सिस्टोलिक हमने देखा 120 और डायस्टोलिक बोला 180। सिंपल सी बात है, हमने बोला कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो अंतर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं पल्स प्रेशर। उसे हम क्या बोल रहे हैं, पल्स प्रेशर। ध्यान दीजिएगा कि 140 90 लिखने का नहीं, अगर पल्स प्रेशर यानी किसी बंदे का पल्स प्रेशर 40 से अधिक आ रहा है तो हम बोलेंगे हाइपरटेंशन है, यानी उच्च रक्तचाप है। अगर पल्स प्रेशर 40 से अधिक आ रहा है, पल्स प्रेशर, तभी आप बढ़िया डॉक्टर बनेंगे। और पल्स प्रेशर अगर 40 से कम आ रहा है तो हम बोलेंगे हाइपोटेंशन है, यानी लो ब्लड शुगर, लो है क्या है, ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन। यानी ये पल्स प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी भी आपसे नीट के एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा जाए तो पल्स प्रेशर पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंस जहां 40 से ज्यादा हो रहा हो वही आपका उच्च रक्तचाप रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो निम्न रक्तचाप होगा। तो ये बात हो गई। अगला देख लें, आर्थरियोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दोनों में बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्लड हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में होता है क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे कैपिलरीज के बीच में जा रहा होता है, दौड़ रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, धमनी की आंतरिक भित्ति पर वसा की परत जम जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल या किसी तरह का प्लाक का फॉर्मेशन हो जाए तो सिंपल सी बात है यार, इतना जगह इतना जाने का रास्ता था, रास्ता थोड़ा कम हो गया कि नहीं, कम हो गया, चल भाई कम हो गया, तो उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा हमारे पास आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, धमनियों को कैल्शियम लवण और कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण कड़ा हो जाना। कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने की वजह से धमनियों का कड़ा हो जाना, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाना, इलास्टिसिटी खत्म हो जाना, तो उसे हम कहते हैं क्या, एटेरोस्क्लेरोसिस। और इसे क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। दोनों में ध्यान रखिएगा। फिर हृदय फेल्योर, हार्ट फेल्योर, ध्यान दीजिएगा। फेल्योर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं 10 का एग्जाम दिया और पास नहीं हो पाया, फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया। तो हार्ट का काम क्या है, तो डिलीवरी इंश्योर करना, ब्लड की सप्लाई इंश्योर करना। और किसी भी कंडीशन में जब ब्लड की सप्लाई नहीं पूरी कर पाए, प्रॉपरली हार्ट ब्लड पंप ना कर पाए, यानी जितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड है और पंपिंग ना कर पाए, तो हम बोलेंगे हार्ट तो फेल हो गया। यानी देखिएगा, हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता। ध्यान धरिएगा, हार्ट फेलियर मतलब मर नहीं गया, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ब्लड अगर पंप नहीं कर पा रहा है तो हम बोलते हैं क्या, कि हार्ट फेलियर कंडीशन है। हार्ट ब्लॉक क्या होता है भैया, तो हार्ट ब्लॉक हो गया, एवी नोड क्षतिग्रस्त हो जाता है, संकुचन की तरंगें नीले तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो हार्ट ब्लॉक कहते हैं इसे। फिर एंजाइना पेक्टोरिस एक डिजीज होगा जिसमें एक्यूट चेस्ट पेन होगा, जो भी बंदा होगा बैठ जाएगा, ऐसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी पेशियों में हृदय के, तो इस तरह की कंडीशन जनरेट होती है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हार्ट अटैक होता है, अपर्याप्त रक्त आपूर्ति से हृदय पेशियों का अचानक मृत्यु हो जाना। तो इसमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में होता क्या है, जैसे हमारा हार्ट है, अगर जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, तो दिल हमारा पूरे शरीर को तो ऑक्सीकृत रक्त पहुंचा ही रहा है, लेकिन दिल की पेशियों को भी तो चाहिए रक्त। तो यहां से जब एओर्टा निकलती है, तो एओर्टा निकलने के बाद, तो एओर्टा से हमारी एक आर्टरी निकलती है जो हमारे हृदय को क्या करती है, रक्त सप्लाई करती है, जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी
धमनी बोलते हैं इसे। एक कोरोनरी धमनी क्या करती है, हमारे हृदय को रक्त सप्लाई करती है। ठीक है, हृदय को रक्त सप्लाई करती है। जब हृदय को रक्त सप्लाई करती है तो मान लीजिए ऐसे कैपिलरीज बनाती होगी। ठीक है, जब ऐसे बनाती होगी कैपिलरीज, तो मान लीजिए इस कैपिलरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए। मान लीजिए ऐसी भी ब्लॉकेज आ सकता है कि किसी बहुत छोटे से लोकल एरिया में ब्लॉकेज आए। तो लोकल एरिया में ब्लॉकेज आएगा तो जो भी लोकल एरिया होगा वो कहाँ होगी, सेल्फ डेथ करने लगेगी, नेक्रोस्ट होने लगेगी। तो उस कंडीशन को जब लोकलाइज्ड ब्लॉकेज है तो हम बोलते हैं, जब लोकल एरिया में ब्लॉकेज है तो क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं उसे, मायोकार्डियल इस्कीमिया बोलते हैं। लेकिन यही ब्लॉकेज अगर किसी ऐसे कोरोनरी आर्टरी के ऐसे ब्रांच पे हो जाए जो किसी मेजर एरिया को कवर कर रहा हो, तब तो मेजर पार्ट जो होगा हार्ट का वो काम नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं, यानी मेजर पार्ट को अगर अफेक्ट करे कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज, मेजर पार्ट को अफेक्ट करे तो उसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए 13 हमारा टोटल क्या क्या रहा, द्रव्य और परिसंचरण तंत्र रहा। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद तब तक के लिए।